लिबर्टी कॉन्सेप्ट और लिबरल व्यू के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। जॉन के पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध सुधारक और प्रसिद्ध दार्शनिक जेरेमी बेंथम के निजी मित्र थे। जेम्स मिल जॉन को एक सुरक्षित नेता और अपने सुधारवादी आदर्शों के पैरोकार के रूप में ढालने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यह कारण था कि जॉन को कम उम्र में एक अत्यंत कठोर शिक्षा दी गई। उन्होंने 3 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी और 8 साल की उम्र में लैटिन भाषा के ज्ञाता बने। न केवल जॉन को विषयों का विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन था, बल्कि उन पर अपने विचारों को भी उन्होंने प्रकट किया है। जॉन बाद में अपने पिता के तरीकों की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, अगर मैंने कुछ भी पूरा किया है तो इसे अपना सौभाग्यशाली व्यक्तित्व था कि शुरुआती परीक्षण के माध्यम से मेरे पिता द्वारा मुझे दिया गया था। मैंने शुरू किया। शिक्षा के बाद मिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया और वो 35 वर्षों तक सेवानिवृत्त भी रहे। उनकी उदारवादी संकल्पना। जॉन स्टुअर्ट मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उन्नायक माना जाता है। उदारवादी चिंतन की परंपरा में उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अपने समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को बदला। टाइम के अनुरूप उन्होंने इसमें संशोधन किए और अपने गुरु की बात को भी उन्होंने गलत ठहराया है। आगे 19वीं शताब्दी के मध्य में उपयोगितावादी सुधारों के फलस्वरूप इंग्लैंड की प्रशासनिक गतिविधियों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। बेंथम और दूसरे उपयोगितावादी ये मानते थे कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुखी स्थिति के लिए राज्य को व्यक्तियों की गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसमें एक बाजार और अर्थव्यवस्था का विस्तार होता रहता है। वहीं दूसरी ओर राज्य का कार्यक्षेत्र समझता चला जा रहा था। इसी कारण जे.एस. मिल ने उपयोगितावादियों को इस मान्यता में संशोधन करके लोक कल्याण को बढ़ावा दिया। सर्वप्रथम इतिहास में हमें जे.एस. मिल ही लोक कल्याण की बात को उन्होंने नाम दिया है। लोक कल्याण को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का समर्थन किया है। उन्होंने इसमें क्या संशोधन किया हम वो देखते हैं। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के बाद में अपनी संकल्पना अपनी प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत प्रस्तुत की है। इस निबंध के अंतर्गत मिल ने लोकमत के निर्माण पर बल दिया है, जो सचमुच सहनशील हो, जो मतमांतर को महत्व देता हो और मानवीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों का स्वागत करता हो। इसे बढ़ावा देने के लिए उसने व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन किया है। मिल के अनुसार मानव व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम सर्वथा आवश्यक है। मिल के विचारों से व्यक्ति के कार्य 2 प्रकार के होते हैं। आत्मपरक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जिनका सरोकार स्वयं कार्य करने वाले पर होता है, दूसरों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, न ही कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हार्म लिबर्टी प्रिंसिपल, नुकसान सिद्धांत, व्यक्ति अपने शरीर, दिमाग व आत्मा के निर्भय होता है। द लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन नामक अध्ययन में मिल ने अधिकांश परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क दिया है। मानव जाति को शायद कभी भी ये याद दिलाया जा सकता है कि कभी सुकरात नाम का एक व्यक्ति था जो सुकराती पद्धति के तर्क के कारण प्रसिद्ध थे, किंतु वे अपने तर्क करने की आदत के कारण मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिसकी उन्होंने सर्वदा निंदा की है। मिल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरों को चुप कराने का कोई अधिकार नहीं होता। हमें सभी को अपने विचारों की अपनी गिरावट के बारे में गहराई से जानना चाहिए। भले ही किसी भी समाज में अधिकांश लोग कुछ मुद्दों पर सहमत हो, यह मौन असंतोष को उचित नहीं ठहराता। मिल ने जोश से समझाया, भले ही सभी मानव जाति के एक मत के थे और केवल एक ही व्यक्ति इसके विपरीत था, मानव जाति को चुप कराने में कोई औचित्य नहीं होगा। एक व्यक्ति यदि उसके पास शक्ति है तो वह मानव जाति को चुप कराने में न्याय संगत होगा। मिल ने कहा कि इतने सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह असत्य पर सत्य की विजय के झूठे आह्वान को कहते हैं, सत्य असत्य पर सत्य की विजय के झूठे आह्वान का कहते हैं। यही कारण है कि हम जीवन की सबसे बुनियादी सवाल, असहमति या अलग अलग विचारों को दबाने वाले बहुत मिलेंगे। हमें सदैव दूसरों के पक्ष व विपक्षी मुद्दों को सुनना चाहिए, ताकि हित सार्वजनिक मानव कल्याण को हो, न कि व्यक्तिगत हित हो।
विचारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से न केवल व्यक्ति की तार्किक शक्ति रैशनल पावर का विकास होगा, अपितु वह संपूर्ण मानव जाति मैनकाइंड के लिए मनुष्य जाति का हित होगा और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। विचारों की अभिव्यक्ति करते समय यह देखना अनिवार्य है कि आपकी आज़ादी से कहीं किसी और को नुकसान न हो रहा हो। मील का ये विचार है कि यदि पूरा मानव जाति एक मत है और वह दूसरे मानव को मत भिन्न है, तो उस व्यक्ति की सोच को स्वीकारता देनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अधिकार को ग्रहण कर सके और उसे भी विचारों की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त हो, जो कि समूचे समाज को अपनी सोच से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। मील द्वारा स्वतंत्रता के पहले पहलू का परंपरागत इतिहास देखें तो यह आज़ादी पहले ही नहीं थी, अपितु इसके कारण निरंकुश शासन अस्तित्व में आया था। अनिवार्यता क्यों? अभिव्यक्ति की आज़ादी का सर्वप्रथम महत्व समाज की स्वतंत्रता की प्रमुखता देना है। यदि समाज के हर व्यक्ति अपनी मांग की व परेशानियों को बिना किसी भय के समाज के समक्ष रखे, तो हम इसे व्यक्ति का उचित विकास की स्थिति मानेंगे। बेंथम के अनुसार मानव जाति उन चीज़ों से सुख का अनुभव करेगा जो ज़्यादा लोगों को खुशी देगी। मात्रात्मक सुख की बात करते हैं जर्मी बेंथम, किंतु मील का कहना है कि व्यक्ति को मात्रात्मक सुख से अधिक गुणात्मक सुख में ज़्यादा प्रसन्नता होती है। एक मनुष्य अपने उचित मानसिक विकास के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। मील ने सदैव मानव की मानसिक और तार्किक शक्ति को बढ़ावा दिया है और वह तार्किक विकास को देने के लिए ही व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को महत्व देते हैं। आंशिक सत्य होने पर भी व्यक्ति पर विचारों को खंडन नहीं किया जाना चाहिए। ग्रीक नगर राज्य में मानव जाति का मानसिक विकास जो पद्धति सुकरात ने अपनाई थी, वो मील उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके पक्षधर हैं और वे भी कहते हैं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से समाज में सभी व्यक्ति को अपने तर्क व बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। समाज को सुधारने का कार्य करते हैं ये बुद्धिमत्ता, किंतु नगरीकरण ने आधुनिक समय के मनुष्य के भीतर सोचने और विचारने की क्षमता को बिल्कुल ही एकरूपता प्रदान की है। जैसा कि हम आधुनिक लोकतंत्र में देखते हैं कि बहुमत को ही महत्व दिया जाता है। अल्पमत व्यक्ति के विचारों में समाज को महत्वहीन समझा जाता है। मील इसे बहुमत की निरंकुशता की संज्ञा देते हैं। बहुमत की निरंकुशता हमें आज भी लोकतंत्र में नजर आती है और ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी भी है, जिसे आज के समय में ठुकराया नहीं जा सकता। मील के विचारों से कार्यवाही स्वतंत्रता दो प्रकार की हो सकती है, आत्मपरक और अन्य परक, जिसके विषय में हम पहले बढ़ चुके हैं। वो कार्य जिनका सरोकार आपसे हो, स्वयं से, और अन्य परक वो कार्य जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य अपने चरित्र के अनुरूप अपने जीवन की योजना बनाए। यदि दूसरों को उसका कोई काम मुक्तापूर्ण, स्वाभाविक या अनुचित लगता है, तभी जब वह दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, वह स्वयं उसके लिए विनाशकारी न हो, इसे वैसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मनुष्य को स्वयं के जैसा वह चाहे वैसा अपनी ज़िंदगी जी सकता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। शर्त यह है कि किसी को भी क्षति न पहुंचाई जाए। संगठन बनाने वाले व्यक्ति वयस्क होना चाहिए सर्वप्रथम, और दूसरा वो उसके भीतर तार्किक बुद्धिमत्ता, सोच समझ करने का निर्णय हो। किसी को विवश करके या धोखा देकर किसी संगठन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जो मनुष्य बंधे बनाए तरीके से चलते हैं, वे केवल रीति रिवाज का पालन करते हैं। वे अपने जीवन को चुनने की क्षमता का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो अपने जीवन की योजना का चयन दूसरों पर छोड़ देते हैं, वे किसी विशेष क्षमता की ज़रूरत उन्हें नहीं होती। वह तो बंदर की तरह दूसरों की नकल उतारना जानते हैं। व्यक्ति संगठन बनाकर अपनी परेशानियों को व्यवस्थित ढंग से पेश कर सकते हैं और उन्हें समाज के सामने इससे जागरूकता होगी। साथ ही उनकी परेशानियों का निवारण भी शासन ढूंढेगा। मील का विश्वास था कि आधुनिक औद्योगिकरण समाज में जब तक अनुदारवादी शक्तियाँ प्रबल रहेंगी, तब स्वतंत्रता के बारे में उसकी शिक्षाओं पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मील ने मनुष्यों के लिए एक जैसी परिस्थितियाँ पैदा करती हैं। जो लोग सारे काम एक जैसे करते हैं, वे एक ही तरह सोचने लगते हैं, जिससे उनमें स्वयं सोचने की शक्ति कुंठित हो जाती है। तो हमने ये मील के उदारवादी विचारों को पढ़ा और हमने उसके सारे दृष्टिकोण समझ लिए। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। साथ ही आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसे आप डाउनलोड करके आप आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।